गंवार देवरानी का जादुई दर्पण। अरे सत्यानाश हो तेरा। माँ जी, ये गलती से मिस्टेक हो गया। तुमसे हर चीज गलती से ही होती है देवरानी जी। अरे इसकी गलती नहीं है, इस काली और गंवार को इस घर की बहू बनाकर मुझसे गलती हो गई है। सासू माँ, ऐसे मत बोलो, हमको ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है। भाड़ में जाए तेरा ये बुरा लगना। मेरी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी है। माँ जी, आप इस काली और गंवार की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो? वैसे भी आज पड़ोस में महापूजा है। चलिए हम वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। पड़ोस में महापूजा हो रही है, लेकिन तू जाने की मत सोचना। काहे? इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसी काली कलूटी और गंवार को हम अपने साथ अपने बेइज्जती कराने को थोड़ी लेकर जाएंगे। हमरा भी महापूजन में जाने का मन है। मन हो या ना हो, लेकिन तू घर में ही रहेगी। ऐसे बोलकर ज्वाला तारा को लेकर अपनी पड़ोस में होने वाली महापूजा में चली जाती है और बेचारी बानी को घर में ही छोड़ देती है। हे भगवान, हमरा भी मन था पूजा में जाने का, लेकिन हम गंवार और काले हैं ना, इसलिए हमारी सास और हमारी जेठानी जी हमें कहीं पर भी नहीं लेकर जाती हैं। बेचारी बानी खुद से ही बैठी हुई बातें करती रहती है। अभी वो ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उसने दरवाजे पर किसी की आहट सुनी। अरे ज्वाला बहन, तुम्हारा घर यहाँ पर है, हमें तो पता ही नहीं था। ये तुम्हारी बहू है? हाँ मेरी बहू है, तारा। सच में तारे की तरह ही सुंदर है। महापूजा में ज्वाला को उसकी एक पुरानी सहेली मिल गई थी, जिसे वो अपने घर ले आई। ज्वाला के साथ उसकी बड़ी बहू तारा भी थी। सभी की आवाज सुनकर बानी भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। तारा बहू, जा मेरी सहेली के लिए अपने हाथों से कड़क चाय बना कर ला। अभी लाई। रहने दीजिए जेठानी जी, मैं लेकर आ जाती हूँ। अरे ये कौन है? नमस्ते। नमस्ते। ये घर की नौकरानी है। हाँ, ये हमारे घर में काम करने आती है। हेरी मैया, माँ जी, हमका आपको कोई नौकरानी नजर आ रहे हैं। हमका भूल गई का? अरे हम तो आपकी बहू है बानी। अम्मा जी, मेरा मतलब आंटी जी, हम बानी हैं, इनकी छोटी बहू। अच्छा। क्या हुआ? आपके इस खिलते मुखड़े पर अचानक 12 क्यों बज गए? ये क्या तरीका है बानी अपने घर आए मेहमान से बात करने का? अरे माँ, आप भी देखो, इनका मुंह तो पूरा उतर गया है। बस करो तुम अपनी बकवास, गंवार कहीं की। अरे ये कैसी बहू है तेरी ज्वाला? इसे तो बड़ों से बोलने की भी तमीज नहीं है। हाँ वो आपको बहुत है अम्मा जी। वैसे बुढ़िया हो गई हो, लेकिन फिर भी जरा अपना मेकअप देखो, नई नवेली दुल्हन भी शर्मा जाए। बानी, मुझे तेरे घर आना ही नहीं चाहिए था। ज्वाला, मैं जा रही हूँ। वो औरत गुस्से में उठकर वहां से चली गई। अपनी सहेली को बानी की वजह से ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर ज्वाला को बानी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाकर बोलती है। ये क्या किया तूने गंवार? अरे काली माई, अभी तक तो तेरी ये नासमझी और गंवारपन घर के अंदर ही था, अब तूने इसे बाहर वालों को भी दिखाना शुरू कर दिया। पर माँ जी, चुप करो तुम अपने कमरे से बाहर ही क्यों आई थी? काली माई, माँ जी बस मुझे अपनी बहू बता रही थी, लेकिन तू खुद ही बीच में बोल पड़ी। अगर ये ऐसा ना करे तो इसे बेवकूफ ही कौन कहेगा? वैसे माँ जी, आपको बोला किसने था इस गंवार को अपनी बहू बनाने के लिए? पता नहीं मेरी कौन सी मत मारी गई थी जो मैंने इसे अपनी बहू चुन लिया। पर माँ जी, तू मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा, समझी? तू जा, निकल जा मेरे घर से। पर माँ, सुना नहीं तूने कल्लो? तारा और ज्वाला ने मिलकर बानी को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी बानी मुंह लटकाकर घर से आंखों से आंसू लिए निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? बाबुल के घर भी नहीं जा सकती। कैसे कैसे कर्ज लेकर उन्होंने मेरी डोली उठवाई थी। अगर वहाँ मैं ऐसे गई तो मेरे माँ बाप तो जीते जी ही मर जाएंगे। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। बानी ऐसे ही बोलती हुई सड़कों पर चलने लगती है और वो चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर काफी सारे घर वगैरह थे, लेकिन वो बहुत पुराने और खाली थे। ये मैं कहाँ आ गई? अब यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? बानी बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है। चलते चलते उसे एक दीवार दिखाई देती है, जिसके पास एक बहुत ही बड़ा और पुराना सा शीशा खड़ा हुआ था। अरे नहीं, यहाँ पर तो रास्ता बंद है।
अब मैं कहाँ जाऊं? काश कि यहाँ पर कोई मुझे रास्ता बताने वाला होता। और मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। बानी ने ये दोनों ही बातें उस शीशे के सामने खड़े होकर बोली थी। उसकी बात सुनकर शीशे से एक चमकीली रोशनी निकलती है और बानी के पास बहुत सारे फल और खाने का सामान हाजिर हो जाता है। अरे ये कैसे हुआ? अजीब बात है, अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर ये सब। बानी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसने शीशे पर गौर किया। बानी ने देखा कि शीशे पर उस जगह से निकलने का पूरा नक्शा बना हुआ है। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या ये कोई जादुई शीशा है? बानी ने उसे फिर से आजमाना चाहा। देखती हूँ, काश कि मेरे पास अच्छी सी साड़ी होती। बानी के ऐसा बोलते ही फिर से एक रोशनी चमकती है और उसके पास एक साड़ी हाजिर हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में ही जादुई दर्पण है। देखती हूँ कि ये और क्या कर सकता है। क्या ये मेरी सबसे बड़ी परेशानी को भी हल कर पाएगा? ऐ जादुई दर्पण, तू मेरा हुलिया बदल दे। मेरी सास और जेठानी मुझे बहुत चिढ़ती हैं। तू मुझे सुंदर कर दे। बानी के ऐसा बोलते ही वो शीशा फिर से चमक उठा और बानी का रंग रूप बदल गया। वो काली और भद्दी से सुंदर और गोरी में तब्दील हो गई। अरे वाह, यकीन नहीं होता, क्या ये मैं ही हूँ? अब मुझे घर लौटना चाहिए। माँ जी और जेठानी जी मुझे देखकर जल भुन जाएंगी। ऐसे बोलकर बानी अपने घर की तरफ वापस लौट गई। सभी रास्ते में उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अरे वाह, सभी मुझसे जल रहे हैं। मजा आ गया, मैं तो एकदम हीरोइन लग रही हूँ। बानी खुश होते हुए अपनी ससुराल पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचान पाया। आप कौन है बहन? जेठानी जी मुझे पहचाना नहीं, मैं बानी। मजाक मत करो, तुम बानी हो ही नहीं सकती। एक मिनट, तुम्हारे नयन नक्श तो बिल्कुल बानी जैसे ही है। मैं बानी ही हूँ। माँ कहाँ है? ये रही मैं। माँ जी बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ? तू इतनी सुंदर कैसे हो गई बानी? हाय मैं सदके जावा, तू तो पूरी बदल गई है। ये चमत्कार कैसे हुआ? माँ जी बस अब मैं आपसे क्या ही छुपाऊं, वो दरअसल। बानी ने अपनी सास को पूरी घटना सुना दी। ज्वाला तो अपनी बहू के इस नए रूप से बहुत खुश थी, लेकिन अब तारा को उससे जलन हो रही थी। ये कल्लो तो एकदम से गोरी होकर सभी के दिलों पर छा गई है। और इससे भी सुंदर बनकर घर लौटूंगी। तारा ने भी उस जगह जाने का मन बना लिया। अगली सुबह, अरे बानी बहू, आज तो मैं तुझे अपनी सारी सहेलियों से मिलवाऊंगी। देखना, सारी तेरे रूप को देखकर जल उठेंगी। ठीक है माँ जी, पर हमका डर है, कहीं हम फिर से कुछ अवाल बवाल न बक दे। अब तो तेरे ये देहाती शब्द भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। वैसे तारा कहाँ है? पता नहीं। घर में तारा की बात हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर शायद यही वो बड़ा शीशा होगा। ऐ जादुई शीशे, मुझे बहुत ज्यादा सुंदर बना दे, इतनी सुंदर कि सभी मेरी तारीफ करें। तारा की बात सुनकर शीशा चमक उठता है और उसने तारा का भी हुलिया बदल डाला। तारा का सारा गोरा रंग कहीं छिन गया और वो कोयले सी काली हो गई। ये क्या हो गया? ऐ जादुई शीशे, शीशे, मैं काली कैसे हो गई? मुझे फिर से पहला जैसा कर दो। तारा ने शीशे से बहुत विनती की, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। आखिर में उसे काले रंग के साथ ही घर लौटना पड़ा। अरे कौन है तू? माँ जी पहचानो, ये मैं हूँ, तारा। तारा, ये कैसे हो गया बहू? माँ वो मैं। तारा ने रोते हुए पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर बानी बोली, जेठानी जी, ये आपको आपके किए की सजा मिली है। लालच तो किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है, और देखो आज आपको इसका सबक भी मिल गया। बानी की बात सुनकर तारा पछताने लगी। अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। बानी को एक अच्छा रूप मिल गया था, तो तारा के घमंड और उसके लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे पास जितना भी हो उसी में सब्र करना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। हो, मेरे तो हाथ भी सुन्न हो गए हैं। इतनी ठंड में ठंडे पानी में बर्तन धो ही नहीं जा रहे। थोड़ा सा चूल्हे पर गर्म पानी कर लेती हूँ, फिर आराम से धो लूंगी बर्तन। माँ ही ऐसा सोचकर चूल्हा जलाती है और पानी गर्म करके गर्म पानी में बर्तन धोती है। हाय, अब इस ठंड में इस गरम गरम पानी के अंदर बर्तन आराम से धुल जाएंगे। माँ ही गर्म पानी में बर्तन धो रही थी कि तभी उसकी सास पीछे से आती है और उसके बाल पकड़कर उसे उठाती है। क्यों री, कुछ ज्यादा ही तेरे हाथ पैर चल रहे हैं। अरे इस घर में लकड़ी क्या तेरा बाप काट कर जाता है या तेरी माँ? आई माँ जी,
मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए माँ जी मुझे। कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा तूने लकड़ी पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माँ जी, माफ कीजिए, अब मैं लकड़ियां पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद सरस्वती वहां से चली जाती है, जिसके बाद माही ठंड में बिना जर्सी पहने आंगन में बैठकर ठंडे पानी में ही बर्तन धोने लगती है। इसी के चलते उसे अपनी माँ की याद आती है। माही बेटा, बाहर बहुत ठंड हो रही है, ट्यूशन जाने से पहले जैकेट पहनो, उसके बाद जाना। ओहो माँ, दोपहर हो रही है और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, आज इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, मुझे इस जैकेट की जरूरत नहीं। बेटी रुक जा, मैं तुझे शॉल उड़ाकर ट्यूशन छोड़ने चलती हूँ, और हाँ, वहाँ पर मेरा इंतजार करना, शाम को मैं तुझे खुद लेने आ जाऊंगी। माँ, आप भी ना कितना प्यार करती हो मुझसे। माँ हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। पिताजी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए ना। बेटी, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, डॉक्टर तूफान में फंसे हुए हैं, ऊपर से तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए बाहर कोई साधन भी नहीं है। मेरी बच्ची परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। अगर मैं चली जाती हूँ तो मेरे बाद तुझे संभालने के लिए तेरी चाची है ना, तेरा ख्याल रखेगी। हाँ दीदी, आप चिंता क्यों करती हो, माही मेरी भी तो बेटी है। कौशल्या अपनी आखिरी सांस गिनते हुए कहती है। मेरी फूल जैसी बेटी का ख्याल रखना कंचन, माही बहुत नाजुक है, इसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना। मुझसे वादा करो, तुम इसे माँ की तरह प्यार करोगी। कंचन कौशल्या के हाथ पर हाथ रखकर वादा करती है। उसी समय कौशल्या अपना दम तोड़ देती है और भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। उसके जाते ही कंचन उसकी बेटी माही के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वो घर के सारे काम माही से करवाती है और अपनी बेटी से कुछ नहीं करवाती। अरे ओ काली कलूटी कहीं की, क्या कर रही है, तुझे कितनी बार कहा है घर के कामों को ढंग से किया कर। ये देख, फर्श पर ढंग से पोछा तक नहीं लगा है। अभी साफ कर रही हूँ चाची जी। माई सुबह से शाम तक घर के काम ही करती है और इसी के चलते उसकी चाची उसकी पढ़ाई छुड़वा देती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद पिताजी का ध्यान मुझसे हट गया। चाची जी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, बल्कि घर की नौकरानी बना दिया। बस एक चाचा थे जिन्होंने मेरे बारे में सोचा और मेरी शादी इस घर में कर दी। लेकिन यहाँ भी मेरी चचेरी बहन ने मेरे खिलाफ मेरी सास को भड़का दिया। मेरी सास को तो मेरी इतनी भी परवाह नहीं है कि मैं गर्भवती हूँ। वो तो सिर्फ मेरी बहन रिया की ही देखरेख अच्छे से करती है। माही अपनी किस्मत के चलते बहुत रो रही होती है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वहीं बर्तन धोने के बाद वह ठंड में बिना जर्सी के छत पर कपड़े सुखाने जाती है, जहाँ उसे बहुत ठंड लगती है। वह कपड़े सुखाने के बाद अपनी बहन रिया के कमरे में जा रही होती है, लेकिन अपनी सास को अपने हाथों से गर्मा गर्म दूध और गाजर का हलवा अपनी बहन को खिलाते देख वह बाहर ही रुक जाती है। अरे, एक तू ही तो मेरी सबसे अच्छी बहू है, जो इतनी सुंदर है, गोरी है, जो मेरे खानदान को एक गोरा सा प्यारा सा बच्चा पैदा करके देगी। बाकी तो घास कूड़ा है, घास कूड़ा। सही कहा माँ जी आपने, मेरा बच्चा बहुत सुंदर और गोरा होगा। तभी माँ ही अंदर आती है। क्या मुझे भी कुछ खाने को मिल सकता है माँ जी? बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे, तेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। तू मेरी बहू के कमरे में क्या कर रही है? अरे, अपनी काली परछाई मेरी बहू के बच्चे पर डालना चाहती है क्या? जा, चली जा अपना ये गंदा सा चेहरा लेकर यहाँ से। हाँ माँ जी, भगा दो इसे यहाँ से, मैं इसका काला चेहरा नहीं देखना चाहती। बहन, बस मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर तुम्हारे पास कोई पुराना स्वेटर पड़ा है तो मुझे दे दो बहन। मैं अपने स्वेटर कूड़े कचरे में फेंक दूंगी, लेकिन तुझे कभी नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से। रिया के ऐसा कहने पर बेचारी माँ ही वहां से चली जाती है और रसोई में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रसोई में सरस्वती आती है। हे भगवान, हर तरफ तेरे चेहरे की मनहूसियत फैली हुई है। यहाँ तू क्या कर रही है? चली क्यों नहीं जाती अपनी कमरे में? अच्छा सुन, कमरे में जाने से पहले मुझे बाजार से गोलगप्पे ला कर दे, मेरी गोरी बहू को खाने का मन है। माँ जी, मैं सामान तो ला दूंगी, लेकिन बाहर बहुत ठंड है।
तभी घर में पड़ा हुआ एक बोरा सरस्वती काट कर माही को दे देती है और कहती है, ये ले, इसे ओढ़ कर चली जा, यही है तेरे लायक। सरस्वती अपनी बड़ी बहू के ऊपर बहुत अत्याचार करती है, जिसके चलते वह उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। बेचारी माही को ठंड में घर से बाहर जाना पड़ता है और उस बोरे में भी उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। मैं काली हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी सास तो मुझे काले रंग की वजह से कुछ नहीं समझती, ऊपर से मेरी बहन। अरे बहन होने के नाते उसे मुझ पर तरस आना चाहिए था। माही बहुत परेशान थी। वह ठंड में जैसे तैसे करके घर तक तो पहुंच जाती है, लेकिन घर के बाहर ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। तभी वहां उसका पति कुणाल आता है। उसकी हालत देखते ही वह उसे अस्पताल ले जाता है। ज्यादा ठंड लगने की वजह से आपकी पत्नी बेहोश हो गई थी। थोड़ा ध्यान रखिए और गर्म कपड़े पहनाकर रखिए अपनी पत्नी को। यह सुनकर कुणाल को बहुत बुरा लगता है। वह जब अपनी पत्नी को वापस घर लेकर आता है तो रास्ते में वह अपनी पत्नी के लिए गर्म स्वेटर, जुराबे और भी काफी सामान खरीद लेता है। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, ये सब तुम्हारे लिए है, चलो घर चलते हैं। माही के पास इतना सामान देखने के बाद रिया को बहुत गुस्सा आता है। मियाँ बीवी में कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है, इस प्यार को थोड़ा कम करना होगा। तभी रिया रसोई में जाकर माही के बनाए हुए खाने में बहुत ज्यादा नमक और मिर्च डालकर रख देती है। वह थाली गलती से रिया के सामने ही आ जाती है। इस बात का माही को पता चल जाता है और वह रिया के सामने रखी थाली को खाने की टेबल से उठाकर फेंक देती है। इस खाने को मत खाना, इस खाने में बहुत ज्यादा मिर्च है। क्यों बहू, तुझे कैसे पता कि खाने में मिर्च है? माही रिया को बचाने के लिए अपना ही नाम ले देती है, जिसके चलते सभी लोग उसको बहुत सुनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं रिया अपने कमरे में सोचती है, मैंने अपनी काली बहन के साथ कितना अत्याचार किया, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी आज उसने सबके सामने मुझे बचा लिया। मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद से रिया का बर्ताव अपनी बहन के प्रति बदल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सरस्वती की नफरत की सीमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी ही बहू के खाने में गर्भ को गिराने की दवाई मिला देती है। अब ये नहीं बचेगी, इस बच्चे को गिराने का सारा इंतजाम भी इसी के ऊपर आएगा। घर के सभी लोग इसे घर से निकाल भी देंगे। पहली बार अपनी सास के हाथों का लाया हुआ खाना देखकर माही बहुत खुश होती है और वो बहुत प्यार से खाना खा लेती है। लेकिन खाना खाते ही उसके पेट में इतनी तेज दर्द होता है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता। कुणाल उसकी हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। आपकी पत्नी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। गर्भ गिराने की गोली की वजह से बच्चा पेट में ही मर गया। ये सुनते ही माही फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रिया को उसकी बेबसी पर बहुत तरस आता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने सच के साथ साथ अपनी सास का सच भी बता देती है। बहन होने के नाते मैंने अपनी ही बहन के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी बेचारी बहन के बच्चे को ही गिरा देंगी। क्या माँ, आपने ये सब आपने किया? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं कितना खुश था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन आपने मेरी खुशियों का गला ही घोंट दिया। सच्चाई सभी के सामने आने के बाद सरस्वती को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो सभी से माफी मांगती है, लेकिन कुणाल माही को अपने साथ घर से हमेशा के लिए ले जाता है। अब वह दोनों अलग रहने लगते हैं। कुछ महीने में रिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, तो वहीं माही दोबारा से गर्भवती हो जाती है। इस बार कुणाल उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, जिसके चलते वो बहुत सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। दोनों बहन के पास अब अपने अपने बच्चे थे, जिसके चलते अब वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।